नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो किंगडम मोनेरा है उसका जो मेजर ग्रुप होता है बैक्टीरिया जीवाणु, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि नेक्स्ट कैटेगरी आएगा बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया को जो है यू बैक्टीरिया कहा जाता है, यू बैक्टीरिया हम लोग उसको बोलते हैं, उसको है ना। तो आज हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग ध्यान दें कि बैक्टीरिया जो है जीवाणु जो होता है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि बैक्टीरिया का खोज किन्होंने किया है, कौन कौन से जो इनके नाम हैं, है ना। अलग अलग नाम जो है आप देखते जाओगे कि अलग अलग जो नाम होते हैं बैक्टीरिया के वो अलग अलग साइंटिस्ट लोग रखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है क्या, बैक्टीरिया को सबसे पहले किन्होंने खोजा और क्या नाम दिया ऐसा करके। तो जो जीवाणु जो है उसको सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्वयं का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्वनिर्मित उनका जो सूक्ष्मदर्शी है उसको उन्होंने मैग्नीफाई किया अच्छे से। और इन्होंने जो संदूषित जल होता है, संदूषित जल कहने का मतलब ये हो जाता है कि सलाइवा, लार, और जो दांत का जो मैल होता है उसमें इन्होंने जीवाणुओं की उपस्थिति को इन्होंने सिद्ध किया था। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो जीवाणु है उसको संदूषित जल, सलाइवा, लार और जो आपका जो दांत का मैल होता है उसमें उपस्थिति को उसको बताया था कि जीवाणु जो होते हैं इन्हीं में उपस्थित होते हैं, ऐसा करके इन्होंने जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने उन्होंने बताया था, ठीक है, सबसे पहले। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही जो सर्वप्रथम जो आपका जीवित कोशिका का जो खोज करने का जो श्रेय है वो जाता है। कोशिकाओं का खोज सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना, लेकिन वो तो कोशिका जो था वो मृत कोशिका था, कॉर्क की जो सेल्स थी, है ना। लेकिन ये जो कोशिका जो खोजा है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, वो जीवित कोशिकाएं हैं। इसीलिए हम लोग जीवित कोशिकाओं का जो खोज का जो श्रेय हम लोग देते हैं वो कहते हैं आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो संदूषित जल होता है उसमें बैक्टीरिया है उसके बारे में इन्होंने खोजा। अब अगला जो साइंटिस्ट आते हैं उस साइंटिस्ट का नाम है एरेनबर्ग। और एरेनबर्ग ने इसकी कोशिका भित्ति को देखते हुए, क्योंकि कोशिका भित्ति इसकी थोड़ा सा अलग होता है, आर्कीबैक्टीरिया से अलग होता है कोशिका भित्ति, है ना। तो एरेनबर्ग ने कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने उसका नाम दिया है बैक्टीरियम। इन्होंने उनको बैक्टीरियम कहा, ठीक है। और ये जो अपना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है इन्होंने उसको खोजा और इन्होंने उसको नाम दिया डर्किन्स। इन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले खोजा संदूषित जल में और डर्किन्स नाम दिया। और ये जो डर्किन्स जो शब्द है उसको रॉयल सोसाइटी, जो कि एक संस्था है जो कि लंदन में स्थित है, तो उस संस्था ने इसको एनिमलक्यूल्स नाम दिया, एनिमलक्यूल्स। तो ये हो जाएगा कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसको एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संदूषित जल में खोजा और उसको डर्किन्स नाम दिया। और ये जो डर्किन्स जो नाम है उसको जो रॉयल सोसाइटी है जो कि लंदन स्थित एक संस्था है उसने उसको सुधार करके एनिमलक्यूल्स नाम दिया। उसके बाद आते हैं आपका एरेनबर्ग। एरेनबर्ग जो है कोशिका भित्ति की जटिलता के आधार पर इनका नाम रखते हैं बैक्टीरियम, ठीक है। तो दो नाम हो जाएगा, दो साइंटिस्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लुईस पाश्चर। इसके बाद लुईस पाश्चर जो है वो ये बोलते हैं कि जो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन एक प्रकार का अनाक्षी श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो लुईस पाश्चर ये बताते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया को जीवाणु ही संपन्न कराते हैं। कहने का मतलब ये हो जाता है कि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जीवाणु जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा करके लुईस पाश्चर जो है वो बताते हैं। इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कोच जो है, तो रॉबर्ट कोच ये कहते हैं कि ये जो जीवाणु जो होता है ना, इस जीवाणु को रॉबर्ट कोच जो है वो रोग कारक बताते हैं। रोग कारक कहने का मतलब क्या है, जो रोग फैलाता है ना, जो रोगों का कारण होता है। तो इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को रोग कारक बताया है। सबसे पहले बार इन्होंने यही बताया कि जो बैक्टीरिया होता है वो रोग फैलाता है। कैसे, तो इन्होंने देखा था जो भेड़ होता है, शिप,
तो भेड़ तथा अन्य जंतुओं में इन्होंने एंथ्रेक्स नामक जो रोग है उसका खोज किया, एंथ्रेक्स नामक रोग का। और ये बोलते हैं कि जो जीवाणु जो होते हैं वो रोग कारक होते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो जीवाणु जो होते हैं वो रोग फैलाते हैं, है ना। जैसे कि आपका ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा और बहुत सारे जो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो ऐसे जो रोग हैं उनके बारे में इन्होंने क्या किया था, बताया था कि जो बैक्टीरिया जो होता है वो रोग कारक होते हैं। तो रॉबर्ट कोच आ जाएंगे। उसके बाद रॉबर्ट कोच के बाद कार्ल वॉन नागेली। तो कार्ल वॉन नागेली जो है वो ये बताते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है समूह में पाया जाता है, ग्रुप्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है बैक्टीरिया के समूह को बताते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होता है उसकी प्रकृति ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, ऐसा करके नहीं है, वो जो होता है वो समूह में पाया जाता है। तो समूहों में उपस्थिति को बताया है कार्ल वॉन नागेली ने, और इनके समूह को उन्होंने नाम दिया है साइजोमाइसिटीज। साइजोमाइसिटीज नाम इन्होंने कार्ल वॉन नागेली ने दिया हुआ है। तो ये कुछ हो जाएंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में कि बैक्टीरिया को सबसे पहले किन्होंने खोजा, कौन कौन से नाम दिए, इनका जो रोग कारक जो है, रोग कारक की संज्ञा किन्होंने दिया, किन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो होता है रोग कारक होता है, और कौन बताते हैं कि आपका जो जीवाणु जो होता है वो आपका समूह में रहता है। तो देखते हैं एक बार फिर से इसको देखेंगे। तो ये जो जीवाणु जो होता है, तो जीवाणुओं का जो खोज है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संदूषित जल में किया, और इनको सबसे पहले डर्किंस नाम दिया। अब जो डर्किंस जो शब्द है उसको मॉडिफाई करके जो रॉयल सोसाइटी है उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया, और उसके बाद हम लोगों का आते हैं एरेनबर्ग, और एरेनबर्ग जो होते हैं इनका नाम रखते हैं बैक्टीरियम। उसके बाद लुईस पास्चर आते हैं, और लुईस पास्चर जो है वो जीवाणु जो होता है ना, तो लुईस पास्चर जो है वो ये बताते हैं कि जो जीवाणु जो होता है वो आपका किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके रॉबर्ट कोच, और रॉबर्ट कोच जो है वो जीवाणुओं को रोग कारक की संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब यह आ जाएगा कि जो जीवाणु जो होता है वो रोग फैलाता है, ऐसा करके ये बताते हैं। उसके बाद आते हैं कार्ल वॉन नागेली, जो कि ये बताते हैं कि जीवाणु जो होता है वो समूह में स्थित होता है, और साइजोमाइसिटीज जो नाम है वो देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। यदि हम लोग देखें कि ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, ऑक्यूरेंस इसका कहाँ होता है, प्राप्ति कि किस किस जगहों पर पाया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो जीवाणु जो होता है वो सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी इन द सेंस ये हो जाएगा कि ये जो है वो सभी जगह पाया जाता है, जल में पाया जाएगा, हवा में पाया जाएगा, भूमि में पाया जाएगा, है ना, अलग अलग जगहों पर यह सभी जगह जो है वो पाया जा सकता है, ठीक है। जैसे फलों में पाया जाएगा, दूध में पाया जाएगा, सभी जगहों पर हम लोग बोल सकते हैं कि पाया जाता है। हवा में भी, है ना, नॉर्मली कोई भी जो जगह हुआ होता है उसमें सभी जगह ये जो होता है हवा में फैला हुआ होता है बहुत ज़्यादा, है ना। शरीर के पूरे स्किन में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, अलग अलग जगहों पर जो है ये पाया जाता है। चूंकि यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है ना, तो इसकी उपस्थिति जो है वो सरलता है, एक प्रकार का ये सरल जीव है ना, सभी जगहों पर पाया जाता है। जैसे कि आपका हाँ, ये जो होते हैं वो आपके कम तापमान पर भी पाए जाते हैं, उच्च तापमान पर भी पाए जाते हैं, ये है ना। बर्फ, ऐसी जगह पर जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है वहाँ भी पाए जाते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ ताप अधिक है, हाई टेम्परेचर वाले इलाके, यहाँ भी ये जो है वो पाया जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया जो होता है वो एक प्रकार का सर्वव्यापी जीव होता है, ठीक। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख कैरेक्टर्स के बारे में। तो बात करते हैं इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में, मेन कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो देख लेते हैं कि जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है ना, क्योंकि ये जो जीवाणु जो होता है अपने आप में ही काफ़ी डाइवर्स होते हैं, है ना। जीवाणु जो होते हैं अलग अलग इनके प्रकार होते हैं, संरचना के आधार पर अलग, है ना। उसके अलावा जो फ्लैजिला पाया जाता है इनमें उसके आधार पर अलग, तो अलग अलग प्रकार के जो है वो जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं का अध्ययन करने की जो शाखा होती है वह कहलाता है जीवाणु विज्ञान। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी इनको कहा जाता है। और ये जो बैक्टीरियोलॉजी का जो जनक है वो हम लोग कहेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को,
क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बैक्टीरिया के बारे में बताया था, विस्तृत अध्ययन किया था, इसीलिए हम लोग एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इनको हम लोग जो जीवाणु विज्ञान फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना। एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। एक कोष के कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इनका जो शरीर होता है वो केवल एक ही कोशिकाओं का मिलकर के बना होता है। और साथ में हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव कहने का मतलब ये है कि इनमें जो विकसित जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल, वो सब के सब नहीं पाए जाते। इनके केंद्रक के बाहर, इनकी कोशिकाओं के केंद्रक के बाहर जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव है, प्राथमिक प्रकार के जीव है। बात करते हैं आगे, तो ये जो है अप्रकाश संश्लेषी सरल जीव होते हैं। अप्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। हालांकि हम लोग आगे में देखेंगे कि ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी में भी कीमो ऑटोट्रोपिक रसायन संश्लेषी जीव होते हैं, है ना, तो सरल जीव होते हैं। बात करते हैं इनके सेल वॉल के बारे में, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है म्यूकोपेप्टाइड का बना हुआ होता है। जैसे कि हम लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया में पढ़ा हुआ है ना, कि आर्कीबैक्टीरिया में हम लोगों ने ये देखा है कि आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो आपका सेल्यूलोज रहित, है ना, उनमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, तो सेल्यूलोज रहित जो पॉलीसेकेराइड है उसका बना हुआ होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इसकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड जो होता है वो बना हुआ होता है आपका पॉलीसेकेराइड प्लस पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीसेकेराइड और पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो आपका एक तरीके का हम लोग बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं, है ना, उसका लंबी जो श्रृंखला होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स कहलाता है ना। तो पॉलीसेकेराइड प्लस पेप्टाइड बॉन्ड से जो है ये मिल करके बना हुआ होता है, इसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकॉन कहते हैं ना। तो उससे मिल करके ये जो है वो बना हुआ होता है। ये जो जीवाणु जो होता है ये जंतुओं की अपेक्षा पौधों से ज्यादा समानता दर्शाता है। ठीक है, जैसे इसके कोशिका के चारों तरफ सेल्यूलोज की बनी हम लोग बोल सकते हैं कोशिका भित्ति पाई जाती है। साथ ही अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो स्वपोषी प्रकृति के होंगे। स्वपोषी प्रकृति कहने का मतलब ये बोलेंगे कि स्वपोषी कुछ में तो होंगे, कुछ जो हो जाएंगे रसायन संश्लेषी हो जाएंगे, है ना, अलग अलग प्रकार के रसायन संश्लेषी, जैसे कि आपका नाइट्रोजन जीवाणु, सल्फर जीवाणु, है ना, अलग अलग हम लोग देखेंगे बाद में उसके प्रकार के बारे में। तो इसके जो अधिकांश जीवाणु जो हो जाएंगे वो हम लोग बोल सकते हैं कि स्वपोषी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणुओं की जो प्रकृति होती है वो तंतुवत वृद्धि करने की होती है। कहने का मतलब ये हो जाता है जैसे फंगस जो होता है माइसीलियम के रूप में वृद्धि करता है ना, तंतुवत उसका शरीर होता है, तो कुछ जीवाणु जो होते हैं वो तंतुवत वृद्धि को करते हैं। बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो जीवाणु जो होता है वो जंतुओं की अपेक्षा आपका जो पौधे होते हैं उससे ज़्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार से जो पौधा होता है जो विटामिन सिंथेसिस कर सकता है, तो उसी प्रकार से ये जो बैक्टीरिया होता है ये भी विटामिन सिंथेसिस कर सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण इसके लक्षण। बात करते हैं और आगे, तो आगे हम लोग यदि देखें सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम लोग देखें तो इसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि इनके जो कोशिकाएं होती है तो उसमें विकसित कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह, है ना, तो ये सब के सब जो कोशिकांग जो होते हैं ये सब के सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये होते हैं रोग कारक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ये जो है वो बीमारियों को फैलाता है, अलग अलग प्रकार के बीमारियों को ये फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे इनके कुछ प्रमुख लक्षण और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।